और वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं चार धाम देवस्थानम एक्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री इनसे जुड़े मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए बने देवस्थानम कानून को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला रिजर्व रख लिया है। स्वामी ने अपनी याचिका में मंदिरों के अधिग्रहण को कानूनन गलत बताया, तो वहीं इस मामले में देहरादून के एक एनजीओ रूलेक ने भी याचिका दाखिल करके देवस्थानम बोर्ड कानून को जरूरी बताया। मामले में केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित समाज भी कोर्ट गया। सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुल्बे की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए अपने निर्णय को रिजर्व यानी सुरक्षित रखा है। इससे पहले कोर्ट में कानून को लेकर जिरह हुई इस दौरान 1884 के आर्टिकल्स के गजेटियर का भी हवाला दिया गया, जिसमें मंदिरों में मिसमैनेजमेंट की बात कही गई थी। ये भी दलील दी गई कि देवस्थानम बोर्ड किसी भी तरह से हिंदू धर्मावलंबियों के हितों को नजरअंदाज नहीं करता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने रिजॉइंडर में आर्गुमेंट कंक्लूड कर दिए हैं और कोर्ट ने भी सभी पार्टियों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जजमेंट्स। चार धाम देवस्थानम एक्ट पर सरकार की अपनी दलील रही है, तो याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क भी कोर्ट में दे दिए हैं। हालांकि फैसला अब कोर्ट ने सुरक्षित कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि अब उत्तराखंड हाईकोर्ट इस पर किस तरह का निर्णय अपना देता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उत्तराखंड में बीजेपी के नैतिक पतन को देखना वास्तव में दुखद है। कुछ लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में मेरे मंदिर मामले के खिलाफ तक दायर करने के लिए एक बैप्टिस्ट ईसाई संगठन की वित्तीय मदद ली। अल्मोड़ा से 6 किलोमीटर दूर न्याय के देवता चितई गोलजू का मंदिर है, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रस्ट बनाया गया। आज पुजारियों ने डीएम से मुलाकात कर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रस्ट बनाने के दौरान प्रशासन ने पुजारियों के पक्ष को नहीं जाना। वहीं इस मामले में डीएम ने कहा कि 8 जुलाई को एक जनसुनवाई कर पुजारियों और स्थानीय लोगों की बात सुनी जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा, जो चितई हमारे गोलू देवस्थान में जो भी कार्रवाई की जा रही है माननीय हाईकोर्ट के निर्णयों के अनुपालन में की जा रही है और उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसके पक्ष में हम लोगों ने एक सुनवाई स्थल पे ही सुनवाई करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। चितई के ट्रस्ट बनने का हम स्वागत करते हैं। इसी चितई जो न्याय देवता का मंदिर है, उस मंदिर में आज से 20 साल पहले कई सालों तक शराब के माफियाओं ने खुद कब्जा कर लिया था, घंटियां गला दी थी जनता की चढ़ाई हुई, और उसी का परिणाम है कि आज ये चितई मंदिर का ये ट्रस्ट बना है। न्यायालय ने इसमें दखल किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ये इसका सही तरीके से उपयोग हो और यहाँ पर एक विकास में वो काम आए। और अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना अपडेट की। तो आज 37 नए मामले सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 20, हरिद्वार में 5, अल्मोड़ा में 3, देहरादून में 4, नैनीताल में 4, तो पौड़ी में एक नया केस सामने आया है। टोटल पॉजिटिव केस हो गए हैं 3161, रिकवर हो चुके हैं 2586। अब तक प्रदेश में 42 डेथ हुई है कोरोना के चलते। 505 केस एक्टिव हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि टिहरी और रुद्रप्रयाग जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। और अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में देहरादून के पेट्रोल पंप पर कांग्रेसियों ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए विरोध जताया और डीजल पेट्रोल के रेट को लेकर बीजेपी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने मंत्री अधिकारियों में तालमेल की कमी बताते हुए उसे हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। रामनगर, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी और हल्द्वानी की 5 तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो रामनगर, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करते हुए यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करने, मंत्री विधायकों के निर्देश नहीं मानने के कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच नहीं होता, इसीलिए एक दिन हरीश रावत धरना देते हैं तो दूसरे दिन प्रीतम सिंह। हरीश रावत जी और आपसी जो उनकी लड़ाई है उसके परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक दिन उसी स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं, अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। दोनों एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए वो आपस में ही प्रोटोकॉल का फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। और प्रीतम सिंह जी का वो अपना दर्द है, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हम सब लोग जानते हैं।
वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। भगत ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसी वजह से कांग्रेसी नियम विरुद्ध पेट्रोल डीजल जैसे गैर जरूरी चीजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रशासन मजबूरी में मुकदमे दर्ज कर रहा है। बीजेपी को या बीजेपी की सरकार को किस मुद्दे पर ये घेरेंगे? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। खाम खाएं बस हम पर मुकदमे लग रहे हैं, बीजेपी वालों पर नहीं लग रहे। अरे तुम काम ऐसे कर रहे हो जो नियम विरुद्ध है, इसलिए तुम पर मुकदमे लग रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर तुम पर मुकदमा लगा रहे हैं या मुख्यमंत्री कह रहे हैं इन पर मुकदमा लगाओ। शासन अपना काम कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इशारों ही इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोला। इंदिरा ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं का एजेंडा नहीं चलेगा, बल्कि पीसीसी और एआईसीसी का एजेंडा काम करेगा। इंदिरा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह चिट्ठी के जरिए पार्टी लाइन से अलग एजेंडा चलाने वाले नेताओं को समझा चुके हैं। ऐसा उनका उद्देश्य था, अपना एजेंडा कोई ना चलाए, प्रदेश कांग्रेस का एजेंडा और राष्ट्रीय कांग्रेस के एजेंडे पर सब सामूहिक रूप से काम करें, ये था। शायद सबकी समझ में आ गया है, उसी अनुसार काम कर रहे हैं। मेरठ पौड़ी एनएच पर मल्ली के पास एक टाटा सुमो खाई में गिरकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर समेत 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर में एडमिट कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन श्रीनगर से पौड़ी जा रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने खाई से घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उधम सिंह नगर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज बीजेपी से किच्चा विधायक राजेश शुक्ला जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने के बैठने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान सीएमओ खुद विधायक से धरना खत्म करने और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देते रहे। हालांकि बाद में स्वास्थ्य सचिव के आश्वासन के बाद विधायक शुक्ला धरने से उठ गए। विधायक का आरोप था कि उनके फोन करने के बावजूद महिला को सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, जिसके चलते किच्चा की रहने वाली बीमार पार्वती के परिजन उसे लेकर रविवार रात अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे। लेकिन ये मैसेज जाना कि प्राइवेट अस्पताल जो टाई अप है जिसका मेडिसिटी से वो भी नहीं ले रहा है, जिला अस्पताल भी नहीं ले रहा है, शिलाजवाई मेडिकल कॉलेज भी नहीं ले रहा है और इलाज के बिना मरीज मर जाए, तो ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और ये साजिश है हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लोग साजिश में लिप्त हैं जो इस सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं। जब आम आदमी को छोड़िए, जब विधायक के कहने के बाद ये स्थिति है, तो कल्पना करिए कि आम आदमी की स्थिति क्या होगी। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई है। वहीं आज सावन का पहला सोमवार है और शिव भक्तों के हरिद्वार आने की संभावना के मद्देनजर नारसन बॉर्डर पर पीएसी, सीपीयू और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। बता दें कि बॉर्डर पर भले ही कांवड़ के रूप में शिव भक्त नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन हरिद्वार जाने के लिए दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और पंजाब के कई लोग अपनी गाड़ियों से हरिद्वार जा रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पर कड़ी मशक्कत के बाद भी कई लोगों को उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिल पाई। साथ ही लोगों का कहना है कि ई पास बनाने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास उत्तराखंड की आईडी होगी उसे ही उत्तराखंड में प्रवेश करने दिया जाएगा। रोहतक से आए हैं, हरिद्वार जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पास कैंसिल है, पास चलेगा नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना था आगे, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं किसी की भी। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष जो है कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। इस संदर्भ में पूर्व में भी समन्वय बैठक हुई है, तो इस बार निर्णय लिया गया कि बॉर्डर पर ही सारे कांवड़ियों को किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, सभी को रोक दिया जाएगा। इसके दृष्टिगत अभी यहाँ पर पीएसी फोर्स और हमारी सिविल पुलिस की फोर्स लगी हुई है। जो स्नान करने या कांवड़ उठाने, जल उठाने आ रहे हैं, हम उनको यहाँ से वापस कर रहे हैं। निवेदन उत्तराखंड ऊर्जा विभाग में 764 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने से जहां बेरोजगार युवाओं में आस बढ़ी है, तो वहीं भर्ती को लेकर विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कोर्ट जाने का मन बना लिया है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोर्ट पहले भी विभाग को आदेशित कर चुका है, लेकिन विभाग नियमितीकरण की जगह नई भर्तियां करने जा रहा है। संविदा कर्मियों का कहना है कि अगर विभाग ने उनको प्राथमिकता नहीं दी तो वो मामले को लेकर कोर्ट की शरण में जाएंगे। वहीं भर्ती मामले को लेकर एमडी यूपीसीएल का कहना है कि अभी हमारे पास राज्य सरकार के द्वारा भर्ती के लिए आदेश आया है, इसके बाद जिन पदों पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हीं पदों पर भर्ती की जाएगी। अभी तीनों निगमों में एक भर्ती की तैयारी चल रही है और इसका हम संगठन पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जितने भी लोग उपनल के लोग जो काम कर रहे हैं तीनों निगमों में, उनके आगे रोजगार का संकट पैदा होगा। अभी तो हमारे पास राज्य सरकार से इन पदों का सैंक्शन आया है कि इनको हम अपॉइंट कर सकते हैं।
अब उसके बाद जो भी जिन पदों पर भी किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी तरह की परेशानी, कोई लीगल इशू नहीं होगा, उन पदों पर ही हम भर्ती करेंगे। अभी कोई भी जो हम निर्णय लेंगे, किसी भी पद पर भर्ती का जो भी निर्णय लेंगे, वो नियमानुसार जो सही होगा वही करेंगे। सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव 2020 की पीपल का पौधा रोपकर औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक विनोद चमोली, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन भी मौजूद थे। वन विभाग ने इस साल करीब 18,000 हेक्टेयर में 1 करोड़ 75 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। इस साल प्लांटेशन के लिए मेडिसिनल प्लांटेशन थीम रखी गई है। इस वर्ष 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और आज वनोत्सव से इसका शुभारंभ हो चुका है। 16 जुलाई हरेला पर्व होता है और उस दिन हमने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी कि उस दिन हम पूरे राज्य में एक साथ वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से हमको उसमें थोड़ा तब्दीली करनी पड़ी, क्योंकि जो सामाजिक दूरी एक साथ जब वृक्षारोपण होगा तो उसमें उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, एक रिस्क रहेगा, और इसलिए हमने एक दिन का लक्ष्य न रख के अब हमने कहा कि इस सीजन में हम पूरे 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। वन विभाग भले ही प्लांटेशन के लिए वन महोत्सव बना रहा हो, लेकिन वन मंत्री हरक सिंह रावत को प्लांटेशन में उतनी दिलचस्पी नहीं है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि प्लांटेशन के बजाय जंगलों को स्वतः स्फूर्त तरीके से उगने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगलों के नेचुरल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्लांटेशन तो महज क्षतिपूर्ति के लिए होता है। वैसे प्लांटेशन पे बहुत ज्यादा नेचुरल जो हमारा प्लांटेशन होता है, हमें तो नेचुरल प्लांटेशन पे ज्यादा मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जो प्रकृति अपने आप ही, पक्षी इधर से उधर बीज डाल देते हैं, उससे प्लांटेशन जो अपने आप होता है वो सही मायने में नेचुरल, जैसे कहते हैं ना प्रकृति जंगल, तो वो नेचुरल एक प्रोसेस है और उसको होना देना चाहिए। हम तो जो इंसान क्षति कर रहा है, इंसान जिन पेड़ों की क्षति कर रहा है, हम तो केवल उनकी भरपाई मात्र करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लोधी एस्टेट का जो बंगला खाली कराया जा रहा है वो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट कर दिया गया है। बलूनी बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी हैं। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त का बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। बंगला खाली होने के बाद 2 महीने के अंदर बलूनी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी 35 लोधी एस्टेट बंगले में रहेंगे। ये वही बंगला है जो आजकल खूब चर्चा में है। अब तक इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रह रही हैं, लेकिन उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया। दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके के बंगले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा 20 सालों से यहाँ रह रही थी, लेकिन प्रियंका को नोटिस दिया गया कि वो 1 अगस्त तक बंगला खाली कर दे। गांधी परिवार से कुछ दिन पहले ही एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी। अब उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी ही मिलेगी। प्रियंका सांसद नहीं है और नियमों के मुताबिक जेड प्लस कैटेगरी के लोगों को अलग से सरकारी बंगला देने का प्रावधान नहीं है। अनिल बलूनी उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, साथ ही वो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं और पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने लंबे इलाज के बाद कुछ महीनों पहले ही सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी की है। प्रियंका गांधी फिलहाल यहाँ अभी आती जाती रहती हैं। 1 अगस्त तक को उनको फिलहाल इस पूरे बंगले को खाली करना है और अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अनिल बलूनी, वो फिलहाल इस 35 जो लोधी रोड पर अलॉट किया गया है बंगला, वो उनका नया पता होगा। अनिल बलूनी काफी मुखर प्रवक्ताओं में से एक प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बलूनी अभी गुरुद्वारा रकाबगंज के 20 नंबर बंगले में रहते हैं। अब उनका पता होगा 35 लोधी एस्टेट। बलूनी उत्तराखंड के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। 2019 में वो कैंसर के इलाज के लिए लंबे वक्त तक राजनीति से दूर रहे। अनिल बलूनी के बंगला बदलने की वजह सेहत भी है, लेकिन प्रियंका का बंगला बलूनी को अलॉट होना भी उनके सियासी रसूख को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अल्मोड़ा के पेड़चाल के डुगरी गांव में गुलदार ने 2.5 साल की मासूम को अपना शिकार बना लिया। दोपहर में ही घर के आंगन में खेल रहे बच्चे को गुलदार ले गया, जिसके बाद तलाश की गई तो कुछ ही दूरी पर बच्चे का शव मिला। वहीं गुलदार के हमले के बाद लोगों ने वन विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है।
इस महीने के आखिर तक बीजेपी अपनी नई कार्यकारिणी गठित करने जा रही है। नई कार्यकारिणी में 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी संगठन ने पदाधिकारियों की तैनाती पहले ही कर दी थी, लेकिन संगठन को बूथ स्तर पर चलाने के लिए कार्यकारिणी बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। कोविड-19 की वजह से बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी वो बना नहीं पाई थी। ऐसे में अब बीजेपी नए सिरे से कार्यकारिणी गठित करने जा रही है। विधायक खजान दास के मुताबिक इस बार की कार्यकारिणी में 90 सदस्य होंगे। मार्च से सारे पदाधिकारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी कोरोना में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते रहे। इसके निमित्त कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हो पाया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में कार्यकारिणी का विस्तार होगा। मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा कर दी गई है और पदाधिकारी भी बन गए हैं, किंतु जो कार्यकारिणी की टीम है उसका विस्तार अभी होने को बाकी है। तो माननीय अध्यक्ष जी जब भी चाहेंगे इसका विस्तार कर। यूपी के कानपुर में हुई दर्दनाक घटना से उत्तराखंड पुलिस ने सबक लेते हुए चौकसी बढ़ा दी है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार कर ने बताया कि कानपुर की घटना सबक लेते हुए अलर्ट किया गया है। कहा गया कि कहीं भी दबिश देने से जाने से पहले टीम तैयारी करे और फिर दबिश देने जाए। वहीं जरूरत पड़ी तो कमांडोज की भी मदद ली जाए। प्रकरण को देखते हुए कानपुर से हमने अपनी पुलिस को अलर्ट किया है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की घटना न होने पाए। उस हेतु प्रॉपर प्लानिंग से जाएं, प्रॉपर तैयारी से जाएं, पूरी प्रॉपर इंटेलिजेंस करके जाएं, मुखबिरी करके जाएं, पूरा स्टडी करें, अध्ययन करें कि जिस क्रिमिनल के यहाँ जा रहे हैं उसका क्या लेवल है, कितने लोग हैं, क्या उसकी फायर पावर है, उसका अध्ययन करें और उसके बाद अपनी तैयारी करें। ज़रूरत हो तो कमांडो लेकर के जाएँ। और हमने अपनी जो नॉर्मल कांस्टेबलरी है उसको भी रेगुलर फायर प्रैक्टिस कराने को बोला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाभार्थियों को दुधारू पशु भी दिए। सीएम स्वरोजगार योजना में कई विभागों की योजनाएं शामिल की गई हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसमें कोविड-19 से प्रभावित होकर वापस लौटे प्रवासियों के साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के स्थित राज्य के एकमात्र एनआईटी के जयपुर में चल रहे सैटेलाइट कैंपस में पढ़ाई कर रहे बीटेक 3rd और 4th ईयर के 409 छात्रों को इस बार भी श्रीनगर की जगह जयपुर में ही रहकर पढ़ाई करनी होगी। हॉस्टल, लैब सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य नहीं होने के चलते ये फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 81 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन सुविधाओं के विकसित होने के बाद ही सैटेलाइट कैंपस को खत्म कर छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र से ही श्रीनगर शिफ्ट किया जा सकेगा। में अभी हमारे 409 बच्चे रहेंगे। चूँकि यहाँ हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है, तो जैसे हमारे अकोमोडेशन बच जाएगा हम बच्चों को बुला लेंगे। वहाँ से जिस दिन हो जाएगा उस दिन बुला लेंगे। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी हॉस्टल बनाने की यहाँ पे अपना रेशम फार्म में, और जैसे ही हमारा पूरा होता है हम उसको इमीडिएटली शुरू करा देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही।